नमः संस्कृताय। विद्यार्थियों, संस्कृत के स्वर्ण संज्ञा की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला चरण है। यह सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। वृत्ति हम देखते हैं, इसका कहते हैं कि ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत द्वयम् यस्येन तुल्यं तन्मिथ सवर्ण संज्ञं स्यात्। वृत्ति है ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत द्वयं यस्येन तुल्यं तन्मिथ सवर्ण संज्ञं स्यात्। अर्थात जिस वर्ण का तालु आदि मुख के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस दूसरे वर्ण के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न के तुल्य होते हैं, वे दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। वह सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। सवर्ण संज्ञा के लिए शर्त है कि दो शर्तें हैं। एक तो उच्चारण स्थान समान होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए। सवर्ण संज्ञा होने के लिए दो शर्तें हैं। उच्चारण स्थान समान होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए। सूत्र कहता है कि तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य मुख में जो प्रयत्न है और उच्चारण स्थान है वह सवर्ण संज्ञक हो। जो प्रयत्न और उच्चारण स्थान है वह क्या, सवर्ण मतलब समान हो तब वो सवर्ण संज्ञक होगा। एक समान होगा तब वह सवर्ण संज्ञक होगा। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञक होने के लिए दो शर्त है। एक तो मुख के भीतर जो हमारा उच्चारण स्थान है, 8 उच्चारण स्थान है, तालु आदि मुख के भीतर जो जीवा तालु आदि स्थानों को जहाँ जहाँ छूती है, तालु स्थानों को जिन जिन स्थानों को छूती है वह उच्चारण स्थान है। और जब वक्ता की भी इच्छा होती है, बोलने की इच्छा होती है, तब वह कुछ कहना चाहता है तो मुख के भीतर कुछ प्रयत्न होते हैं, तो उसे हम आभ्यंतर यत्न कहते हैं। तो आभ्यंतर यत्न उच्च और उच्चारण स्थान परस्पर समान होना चाहिए तो सवर्ण संज्ञक कहलाता है। इस प्रकार सवर्ण संज्ञा होने के लिए दो शर्त है। सवर्ण संज्ञा होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, उच्चारण स्थान समान होना चाहिए और यत्न समान होना चाहिए। यदि उच्चारण स्थान में नासिका का संयोग हो तब क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया कि यदि उच्चारण स्थान में नासिका का संयोग हो तो उसका विचार नहीं किया जाता है। केवल आस्य अर्थात मुख्य के उच्चारण स्थान की समानता का ही विचार होता है। नासिका उच्चरित जो ध्वनियाँ हैं वह सवर्ण संज्ञक नहीं होंगी। जो मुख के भीतर आभ्यंतर यत्न होंगे या 8 उच्चारण स्थान जीवा जिनको छूती है उन पर ही समानता का विचार किया जाता है। लेकिन इन दोनों शर्तों के पूरा न होने के बाद भी कुछ वर्णों को सवर्ण संज्ञक कहा गया है। इन दोनों शर्तों के पूरा न होने के बाद भी कुछ वर्णों को सवर्ण संज्ञक कहा गया है। तो इसके लिए वार्तिक लिखा गया है। कात्यायन महोदय का ये वार्तिक हमारे सामने आता है। वार्तिक में लिखते हैं रील री वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम। रील री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री और री दोनों परस्पर सवर्ण कहे जाने चाहिए।
री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान दंत है। सवर्ण संज्ञा होने के लिए उच्चारण स्थान एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान दंत है, लेकिन यह दोनों ही उच्चारण स्थान समान नहीं होने के बाद भी इन्हें सवर्ण संज्ञा माना गया है। यह वार्तिक में कहा गया है। कात्यायन महोदय ने वार्तिक लिखा है और उस वार्तिक में कहा गया है री और री दोनों परस्पर सवर्ण कहे जाने चाहिए। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान दंत है। दोनों का उच्चारण स्थान समान नहीं है, अतः सवर्ण संज्ञक नहीं होना चाहिए, लेकिन कात्यायन महोदय ने अपने वार्तिक में लिखा है, इसलिए इसे हम सवर्ण संज्ञक मानते हैं।